नाम बताएं सर। डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। विष्णु जी, यहाँ पे आपके द्वारा जो हिंदू राष्ट्र नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच संस्था है, उसके द्वारा इस समय नए साल पे आप क्या कर रहे हैं? नई साल में अभी हम लोग एक झापा में नेपाल सांस्कृतिक एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये राजवंशी समाज के, तो वो राजवंशी समाज जो है, इनका अपना कला है, अपना संस्कृति है, अपना धर्म है, ये सब उनका ही। तो उसमें हम लोग अभी फोकस करके वहाँ से हम लोग शुरुआत करके आगे हम बढ़ते जाएंगे। और हमने आगे इसलिए बढ़ते जाएंगे कि नेपाल में जितना हमारा हिंदू का बहुमत है, वो बहुमत को नकारा जा रहा है और वो बहुमत को नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो बहुमत को मान्यता नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए इनका न्याय के लिए, इनका अन्याय हुआ इनका उसका ऊपर न्याय दिलाने के लिए, इसके लिए हम लोग आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी हम 13 तारीख जनवरी को तो हमारा है, फिक्स्ड है। उसके बाद फिर हमारा चलता रहेगा। इस समय नेपाल में जो सरकार बना है 2.5 का 2.5 तो उस पे आप नेपाल हिंदू राष्ट्र जो मंच है वो क्या करने वाली है? ऐसा है, जो सरकार है नेपाल में 2.5, 1.5, 2 तो चलते रहता है। क्योंकि इनका अपना पूरा बहुमत नहीं आया। अब एक आदमी को बहुमत नहीं मिलेगा तो मिली जुली गठबंधन का सरकार बनाया। गठबंधन सरकार बनाने में क्या बोलता है, सब बोलता है कि हमें 2 साल के लिए प्रधानमंत्री दो, तो 2.5 साल के लिए तुम 2.5 साल। तो अभी ओली जी का ये जो ओली जी इसमें आगे बढ़कर इनको सबको इकट्ठा करके एकीकृत करके उन्होंने गठबंधन सरकार बनाने में ओली जी कामयाब रहे। तो वो कामयाब में उन्होंने बोला प्रचंड को तुम 2.5 साल रहो, मैं 2.5 साल रहूँगा। और इसके साथ और हमारा चौथा पार्टी बन के आ गया हमारा रवि लामछेने। तो रवि लामछेने जी को गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और साथ 2-3 और उसमें सुनने आया और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी सहभागी होगा। लेकिन अभी तक उनका जानकारी इतना मंच को है नहीं। तो ये तो अभी पता लगेगा, जब सरकार में सहभागी होते हैं तो पता लगेगा। और उसी तरीक़ा से और बाकी दल भी, छोटा छोटा दल सब एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि एक का तो बहुमत वहाँ मिला नहीं। तो इसीलिए इसमें मंच का ये कहना है, जब ये लोग जनता के साथ जाता है, जनता को बोलता है, अपना मैनिफेस्टो लेके जाता है। हम लोग अलग अलग है बोलते हैं, मुझे जिताओ बोलते हैं। जब जनता से वोट लेके ऊपर आ जाते हैं तो वो अपने आप मालिक बन जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। बोलता है हमें मालिक है, जनता कहाँ है? यहाँ जनता तो है ही नहीं, हमें ही है जनता, मैं ही हूँ जनता। तो इस तरीके का हमारा जो लीडर्स लोग का टिप्पणी है और लीडर लोग का सोच है और लीडर लोग का ये इस तरीका का कार्य है, तो इससे देश में विकास का मुमकिन है ही नहीं। विकास तो हो ही नहीं सकता इस तरीका से, क्योंकि वो अपना विकास करे, ना जनता का विकास करे, ना देश का विकास करे। ये सोचने का विषय बना हुआ। तो वहाँ के लोगों का शोषण जो होगी, इस समय प्रचंड सबसे पहले पीएम बने हैं। हाँ जी। तो प्रचंड बनते ही इस समय एमसीसी का जो है पुरजोर फिर शुरू हो गया। ये कह रहे हैं कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो क्या ओली उस पर चुप रहेंगे? ऐसा है, एमसीसी तो इनको कोई भी कीमत में ख़त्म करना ही होगा। चाहे प्रचंड बने, चाहे ओली जी बने, चाहे कोई भी बने, कांग्रेस छोड़ के। क्योंकि कांग्रेस खत्म करने वाला नहीं है, क्योंकि देवबा ने बहुत बड़ा रकम ले चुका है। और गगन थापा इसमें बहुत बड़ा रकम लेके 70 करोड़ रुपया लेके चिल्ला रहा था, तो उछल रहा था, वही पैसा में उछल रहा था। क्योंकि अपना ये नहीं था, पैसा था तो पैसा में उछल रहा था, मेरा मुंडन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। पार्लियामेंट में एकदम पूरा बेचैन था। तो बेचैन रहने का एक ही मात्रा उसका ये था कि ये पैसा। तो इसीलिए अभी इनको ये खत्म करना होगा, क्योंकि जनता का मांग है। अगर नहीं करेंगे, जैसा इनको अभी पूरा बहुमत एक पार्टी को नहीं मिला, इसका वजह क्या था? वजह एमसीसी था। और एमसीसी अगर नेपाल में रहेगा, आज जैसा अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, जितना कंट्री, अमेरिका एक थानेदार है, जहाँ थाना है सबको बुलाता है, डंडा लगाता है, अगर नहीं करोगे तुमको अभी हम फंसा सकता है, इस तरीका का वो धमकी देता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका सुपर पावर नहीं, सुपर कूटनीति है। ये आप जनता को जानना अनिवार्य है, क्योंकि अमेरिका। और अभी फिर ये सरकार आने के बाद में, गठबंधन आने के बाद में, और एक बहुत बड़ा गलती किया है। अमेरिका को जितना भी पावर का ये है उसको बनाने के लिए अमेरिका का एनजीओ को, संस्था को प्लान करने के लिए नीति बना दिया है।
वो सबसे बड़ा घातक नीति हो गया देश के विषय के लिए। क्योंकि जहां इंडायरेक्ट अमीर घुसता है वहां खाली देश से हिंदूवादी खाली बर्बाद नहीं होंगे, जनता भी बर्बाद होंगे, देश भी बर्बाद होंगे और पड़ोसी देश भी बर्बाद होंगे। क्या आज नेपाल का खतरा होगा तो क्या भारत सुरक्षा रहेगा? वो भी नहीं रह सकता है। तो इस तरह से आपको नहीं लगता कि वहाँ के नागरिक जो हैं वो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित तो है नहीं कहते। ये तो मैं तो बारंबार बोल रहा हूँ कि नेता लोग को बोल रहा हूँ, जनता को बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब में जाके देखिए, मेरा चैनल में जाके देखिए, मैं बोल रहा हूँ नेपाल का जनता खतरे में है। आज अगर युवा विदेश जाने के लिए लोग घूम रहे हैं और रोज मेरे ऑफिस में आते हैं 10-15, हमको वीजा लगा चाहिए, बाहर के यूरोपियन कंट्री जाना है, कोई कहाँ जाना है, मैं बोलता हूँ वापस जाओ। तो उसके लिए आप ह्यूमन राइट के अंतर्गत, जो आप खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे भारत में, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? भारत में नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। अंतर्राष्ट्रीय हैं तो नेपाल हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत आप क्या नेपाल में क्या कर रहे हैं वहाँ ये ऐसा है, अब ये जो जनता का मैंडेट बहुमत लेके जो सुनाई हो ही नहीं रहा है देश में, तो यूएनओ में ले जाना पड़ेगा मैटर। तो यूएनओ में मैटर में ले जाऊंगा। देखो इतना जनता है, इतना जनता का मैंडेट है, इनका ऊपर मानवता का हनन हो रहा है। तो इसीलिए वो मानव अधिकार में लेके आके मैं यूएनओ में इसका ऊपर मुद्दा डालना पड़ेगा और वो मुद्दा डालने के बाद में यूएनओ उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट क्या देखता है देखने का विषय है। उसके बाद में फिर हमको उसको काउंटर देंगे। काउंटर देके फिर मैं उनको सारी जनता का मोबाइल नंबर चाहिए, सारी जनता का अपना हिंदू राष्ट्र चाहते हो यस और नो ये लिखना पड़ेगा, कमेंट्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यूएनओ से लेके हम डिसीजन निर्णय लेंगे और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कराना ही होगा, क्योंकि जनता का मैंडेट है। अभी तक नेपाल हिंदू राष्ट्र बैनर तले कितने ह्यूमन राइट के अंतर्गत काम हुआ है? ऐसा है, अभी नेपाल हिंदू राष्ट्र के लिए ह्यूमन राइट्स में अभी हमने इसको लाया नहीं का। अब इसको हम अभी जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आया, अब मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ले जाने के लिए अभी काम शुरू करेंगे। हम इसी जनवरी का लास्ट पार्ट से हम इसको शुरू करके इंटरनेशनल लेवल में हम ले जाएंगे इसको, क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं है। नेता गठबंधन में सरकार है, मिली जुली सरकार है, वो उसको मिलता है, उसको मिलता है, वो अपना निर्णय लेते हैं, कुछ जनता का सुनते नहीं है और उधर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। रोज एक दिन में 20,000 आदमी का धर्म परिवर्तन करा रहा है, डाटा है मेरे पास। और उनको धर्म परिवर्तन करवा कर झांसा में देकर देश को हिंदुत्व को बर्बाद करने में तुले हैं। क्योंकि जो कॉपी एंड पेस्ट संविधान है, मैं तो उसको संविधान नहीं बोलता हूँ आज तक। आप देखिए कहीं भी कॉपी एंड पेस्ट संविधान है, वो कॉपी एंड पेस्ट संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है धर्म परिवर्तन करो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी। अभी आप छोटे छोटे पार्टी की बात की है जो वहाँ पे जीत करके आए हैं, उनको भी ये रेवड़ी कहें या कुछ टॉफी के रूप में कहें मंत्रालय दिया गया है, जो कि वो अनभिज्ञ हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है, कोई भी जाए, लेकिन वो जब जनता से जनता को क्या बोला था, उनका मैनिफेस्टो क्या था, उसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे, वो जनता को ये जवाब देना ही पड़ेगा। चाहे वो पैसा लेके जाए। देखिए गठबंधन तो बिना पैसा सरकार नहीं बनता है, ये विश्व का इतिहास है। आप कहीं भी होगा गठबंधन में पैसा लेके ही सरकार बनाते हैं, पैसा दे के ही बनाते हैं, लेन देन होता ही है वहाँ। चाहे आप भारत में बोलिए, चाहे अमेरिका में बोलिए, चाहे कहीं भी बोलिए, बिना खरीद प्रोत कभी सरकार बन ही नहीं सकता है। आप लिख के रखिए, ये हम दावा के साथ कहने चाहते हैं। तो इसीलिए वो लोग पैसा लिया, सरकार में शामिल हो गया। अब जनता का ये लोग कितना जनता को गुमराह करके जीत के आए थे, वो बाद में उसमें खड़ी उतारता है नहीं उतारता है, वो सोचना है, देखना है। और अगर नहीं उतारता है तब फिर इनका ऊपर भी कार्रवाई करना जरूरी है। वहाँ के पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आम नेपाल के जितने युवा है, स्पेशली युवा पीढ़ी को मैसेज देना है। युवा पीढ़ी ही आगे हमारा बैकबोन ऑफ द देश के होते हैं। युवा पीढ़ी को ये कहते हैं, विदेश जाने की जगह अपने स्वदेश में रहो। और इनकी जो करतूत है हमारा सरकार के, जो सरकार का अनदेखा है जनता प्रति, जो सरकार का अनदेखा है युवा प्रति, जो सरकार का अनदेखा है सीमाना प्रति, जो जनता का अनदेखा है, सरकार का अनदेखा है ये हमारा अर्थ ये इकोनॉमिक प्रति, इसको ध्यान देते हुए इसका काम करना आगे बढ़ना जरूरी है। और अपने देश में रहे इनसे ही मुकाबला करना पड़ेगा और मुकाबला करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ना देश रहेगा, ना जनता रहेगा, ना कुछ रहेगा। और ये एमसीसी बिल सारे खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीसी तो बहुत बड़ा एक दिमाग है, दिमाग बहुत बड़ा दिमाग है, भीतर भीतर खा के खत्म कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी इनसे आप काम करना है तो एमसीसी को खारिज करना है। विष्णु जी, आपको नहीं लगता कि जो भारत में स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्वरोजगार योजना चल रहा है, जो पहले चल रहा था, उसी तरह से आप अपने नेपाल हिंदू राष्ट्र के बैनर तले कुछ नेपाल में भी करें? ऐसा है, स्किल इंडिया जब बना था 2004 में 6 में, जब डॉक्टर सूरजवान थे, तो वो हम लोग का प्रपोजल था, हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल था। ये देखिए आपका सारा ये लगा हुआ है। इवन मोदी जी उस टाइम में हमारे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम से हम लोग ये प्रपोजल लेके आया, और ये हम लोग का ही सोच था, हमारा ही टेक्निकल विचारधारा था। सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ करके इनको भी इंगेज किया जाए, रोजगार में लाया जाए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। तो इसीलिए ये था। तो नेपाल में इसके लिए अभी हमने नेपाल इंटरनेशनल पुनर्स्थल मंच की तरफ से इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, और शुरुआत करेंगे। जितने युवा बाहर जा रहे हैं इनको वापस बुलाएंगे, टेक्निकली इनको तकनीकी देंगे, और उसके बाद में इनको रोजगार और सेल्फ माइक्रो फाइनेंस के तहत अगर खुद करना चाहता है वो खुद कर ले, और वहां में हमारा स्किल जब हो जाएगा तो हमको बाहर से लाने का स्किल आने का भी कोई जरूरत नहीं। जो अनपढ़ है उनको हम मेसन बनाएंगे, वेल्डर बनाएंगे, कारपेंटर बनाएंगे, इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे, ये सब काम कराएंगे, प्लम्बर बनाएंगे। और जो पढ़ा लिखा है, जैसे मान लीजिए बीकॉम पास किया, तो उसको बैंकिंग सेक्टर के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जो इंजीनियरिंग है उसको फील्ड प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उसको कंसर्न फील्ड में भेजा जाएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे, उसी में हम युवा को इन्वॉल्व करेंगे, इंगेज करेंगे, और विदेश जाने से रोकेंगे, विदेश जाने से रोक के उधर में ये करके हम आगे नहीं, जिसमें वो स्वावलंबी भी बनेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। उसमें स्वयं ये लोग अपना सेल्फ का बिजनेस करने जाता है, माइक्रो फाइनेंस के तहत, और रोजगार करने जाता है, रोजगार भी मिल जाएगा। तो सब इस तरीके का तीनों काम हो जाएगा। उसमें स्वयं मालिक भी बन सकता है, रोजगार भी कर सकता है, गवर्नमेंट में भी जा सकता है। तो 3 किस्म का हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि हाइड्रो पावर नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी बेसिस में चल रहा है। तो हाइड्रो पावर के लिए ये सब चीज हमको आवश्यकता है। क्या समझा जाए कि नेपाल से जो पलायन हो रही है, वो अब इससे रुकेगी? बिल्कुल रोकेंगे। पलायन क्यों हो रहा है, पलायन होने का रीजन क्या है, तो वो तो आप समझ लीजिए कि आप लोग, देखिए हम ये कहना चाहता हूँ आप लोग का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, पलायन होने का एक ही रीजन है, रोजगार। तो रोजगार हम वहीं दे रहे हैं, सब उनके तो फुलफिल वहीं कर रहे हैं। तो घर छोड़ के देश विदेश कोई नहीं जाने चाहता है, मजबूरी में जा रहा है, परेशानी में जा रहा है, आपका रोटी रोजी का ले जा रहा है। तो इसको हम वहां करते हैं तो वहीं रोकेगा, बाहर कभी नहीं जाएगा। आपसे संपर्क करने के लिए क्या बेस होगा, इनका कुछ बताएंगे? इनका हमारा संपर्क करने के लिए नेपाल इंटरनेशनल पुनर्स्थल मंच का जो हमारा युवा अध्यक्ष है मिस्टर अभय राजवंशी, उनका नंबर दिया हुआ है, उनका ये दिया हुआ वो भी है, और फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और सोशल मीडिया में आजकल बहुत एक्टिव है दुनिया, उसके माध्यम से संपर्क करते हैं। और रोड शो करके हम संपर्क करेंगे, गांव में टोली भेजेंगे, संपर्क करेंगे, और उसके बाद में रेडियो और टीवी चैनल और पेपर, प्रिंट मीडिया सब में लेके आगे संपर्क करके ये प्लान हम स्टार्ट